सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल को। और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आज हम बता दें, क्योंकि वो दिख रहा है जरा मुश्किल है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। आसान है, दिखने में बड़ा लगता है, आपको हम मेन बात बता देंगे तो सवाल बहुत आसान लगेगा। सो रीड क्वेश्चन नंबर 7। लिखता है ऑन 3 गिवन स्क्रूज यहाँ पर इस जो लिखे हैं, इसका मतलब जो लाइन है जिसके अलोंग में कपल और रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस मान लीजिए इसको। ऑन 3 सेंट्रल एक्सिस मान लीजिए, whose axes are mutually perpendicular and concurrent। म्यूचुअली परपेंडिकुलर और कंकरेंट लेना होगा तो क्या लेंगे? एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेंगे, पहले बता दिए कैसे बनाएंगे। फिर लिखा हुआ है कॉमा देके, देयर एक्ट रेंचेस ऑफ पिचेस P1 P2 P3। पिच है P1 P2 P3। पिच का मतलब K बाई R, पिच का मतलब K बाई R पहले ही बता दिए। तो हम P1 मतलब मान लेंगे K1 बाई R1, P2 का मतलब मान लेंगे K2 बाई R2 और P3 का मतलब मान लेंगे K3 बाई R3। यहां पर लिखा हुआ है whose resultant is on a screw of given pitch P, और कहता है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा यानी P1 P2 P3 जो 3 पिच है उसका रिजल्टेंट पिच होगा P। ठीक है, P का मतलब K बाई R। अब प्रूफ करना है कि शो दैट द लोकस ऑफ दिस लैटर स्क्रू इज द हाइपरबोलॉइड लिखा हुआ। ठीक है, और लास्ट लाइन में लिखा द कोऑर्डिनेट एक्सिस बीइंग द एक्सिस ऑफ द गिवन स्क्रूज, तो हम पहले ही मान लिए। यानी आपको करना क्या है, आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन निकालना है। लिखा हुआ है उसको हम समझाते जा रहे हैं आपको, बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक बात ध्यान में मन में बैठा लीजिए कि पिच का मतलब होता है कपल बाय फोर्स, मतलब K बाई आर। P मतलब K बाई आर, यानी K बराबर PR याद रखिए। यानी सिस्टम को जैसे हम KR लिखते थे ना, तो पहला सिस्टम को हम क्या लिखेंगे? पिच है P1, स्मॉल p यहां पर है, तो स्मॉल P1 है, तो K1 को लिखेंगे। अगर अच्छा जो सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स को मान लिया R1, मान लिए एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक्स एक्सिस को अलोंग में K और R लेते हैं ना, तो मान लीजिए R1 है आपका फोर्स, और K1 के जगह पर लिखेंगे हम, K1 जो लेते हैं K1 के जगह पर लिखेंगे P1 इंटू R1। K1 के जगह क्या लिखेंगे? P1 इंटू R1। फिर y एक्सिस को अलोंग में R2 लिख लीजिए मान लीजिए। ठीक है, और तो R2 हो गया, और K की जगह पर K2 की जगह पर क्या लिखेंगे? P2 इंटू R2। बस सिंबल बदल दे रहे हैं, K2 मतलब P2 इंटू R2। उसी तरह से R3 लेंगे फोर्स Z एक्सिस को अलोंग में, और कपल लेंगे हम P3 इंटू R3। यहां पर लिखा हुआ है लेट द रेंचेस आर, R1 है, और यहां पर देखिए ठीक से लिखा हुआ नहीं, यहां पर कोऑर्डिनेट जैसा लिखा हुआ है। यहां पर जरा कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। रेंचेज में पहला ब्रैकेट में लिखा हुआ है R1 कॉमा R1 इंटू P1 है, वो R1 इंटू P1। अभी आपको बताते P1 R1 हम बोल रहे थे, यहाँ R1 P1 लिखा हुआ, बात एक ही है, इंटू है। R1 इंटू P1 है, R1 हो गया रिजल्टेंट, और K के जगह पर K1 के जगह पर लिखा हुआ है R1 इंटू P1। कॉमा जैसा मत समझ लीजिएगा, कॉमा नहीं है, 3 नहीं है। R1 सुधार लीजिए इसको आप चाहें तो, कॉमा R1 इंटू P1। सेकेंड रेंज में जो रेंज को हम RK कहते हैं ना, तो सेकेंड रेंज में जो y एक्सिस कॉलम में है R2 एंड कॉमा P2 इंटू R2, फिर R3 एंड P3 इंटू R3। ये एक्ट कर रहा है XYZ एक्सिस कॉलम में। अब अगला लाइन लिखा है कि लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू XYZ LMN। कोई भी सिस्टम क्या होता है?
XYZ और LMN में बोलते हैं XYZ फोर्स का कंपोनेंट और LMN कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल। तो यहाँ XYZ जो है, कैपिटल XYZ तो आपको दिया हुआ है ही, कैपिटल R1, कैपिटल R2, कैपिटल R3, XYZ का वैल्यू दिया हुआ है। और L का मतलब क्या हो गया, कपल क्या है, L का मतलब क्या है, X एक्सिस कॉलम में क्या है, P1 R1, Y एक्सिस कॉलम में मतलब M क्या है, P2 R2, और N का मतलब क्या है, P3 R3। एक बात आपको यहाँ हम बता दें कि L जो होता है X एक्सिस कॉलम में, L का मतलब होता है X एक्सिस कॉलम में टोटल कंपोनेंट। तो यहाँ Y एक्सिस और Z एक्सिस कॉलम में जो कपल है वो X एक्सिस कॉलम में उसका जो कंपोनेंट वो 0 हो जाएगा, इसलिए वहां पर सिर्फ L बराबर P1 इंटू R1 आएगा, और उसी तरह से M और N का वैल्यू भी आएगा, उसी तरह से M और N का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आपको कैपिटल XYZ मिल गया और कैपिटल LMN मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आप जानते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, L माइनस ब्रैकेट में YZ माइनस ZY बाई X बराबर M माइनस ZX माइनस XZ बाई कैपिटल Y, N माइनस XY माइनस YX बाई कैपिटल Z इज इक्वल टू P, P मतलब पिच, यहाँ पर पिच दिया हुआ है स्मॉल p। अब यहाँ क्या करते हैं हम, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z का वैल्यू, LMN का वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल XYZ का वैल्यू P1 R1 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 R2 R3 है, और LMN का वैल्यू P1 R1 P2 R2 और P3 R3 है, और पिच का वैल्यू स्मॉल p दिया हुआ है, ये आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन आपको कितना मिल जाएगा, ये चारों यहाँ पर इक्वेशन इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर p लिखा हुआ है। तो पहला और p को लेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, दूसरा और p को लेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तीसरा और p को लेंगे तो तीसरा इक्वेशन मिलेगा, आपको 3 इक्वेशन मिलेगा। और लोकस ऑफ स्क्रू निकाले, लोकस ऑफ स्क्रू मतलब लोकस ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। हम आपको बताया कि यहाँ स्क्रू लिखा हुआ जो है उसको समझिए सेंट्रल एक्सिस समझिए, ठीक है। तो लोकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने का तरीका आपको बताते पहले भी, क्या करते हैं, जो अननोन है, जैसे यहाँ पर क्या हम करेंगे, जो यहाँ पर हम जो R1 R2 R3 है इक्वेशन, 3 इक्वेशन जो हमको मिला, इसमें R1 R2 R3 को नेट कर देंगे। तो उसी 3 इक्वेशन को फिर से लिखा हुआ है अरेंज करके, उसी को फिर से लिखा हुआ है अरेंज करके, और अरेंज करके जब आप लिखा हुआ है जो देखेंगे उसमें आप R1 R2 R3 को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द स्क्रू मिल जाएगा जिसका पिच P है। तो आप उसमें R1 R2 R3 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, पहला कॉलम में मिल जाएगा R1 वाला P माइनस P1 Z और माइनस Y, उसी तरह से आप लिख लेंगे डिटरमिनेंट को और एक्सपैंड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। So it completes the second part। 1-2 क्लास और लगेगा इसमें नल लाइंस और नल प्लेन्स के लिए, कोशिश करेंगे नल लाइंस पर ये चैप्टर कंप्लीट कर देने का। अगर फिर कैटेनरी चैप्टर है अगला, वो पढ़ाएंगे। तो खैर अगला 2 क्लास में इसको बताएंगे हम, नल लाइंस और नल प्लेन्स। अगर आप चाहें तो जो भी किताब है आपके पास, आप चाहें तो उससे पढ़ भी सकते हैं। तो फिर से आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई डाउट हो कि किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी बात का, तो आप चाहे तो पूछ सकते हैं। ये क्या वैल्यू ऑफ एक्स मतलब नहीं समझ में आया, कौन सा सवाल के लिए पूछ रहे हैं, जो सवाल कोई पूछा तो हम देखे नहीं कौन पूछा, तो एक्स का वैल्यू किसके लिए पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है। एक्स का वैल्यू R1 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम मान के चलें कि आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है, जो लास्ट क्वेश्चन है, तो एक्स बराबर R1 है, तो यहां तो दिया ही हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स हम है वो R1 हम मान लिए हैं, रिजल्टेंट फोर्स R1 हम मान लिए हैं, और पिच है P1, पिच है P1, पिच का मतलब होता है K बाई R, P बराबर K बाई R, तो K बराबर PR, P बराबर K बाई R, तो K मतलब K बराबर क्या होगा, स्मॉल p इंटू R। P का वैल्यू है P1, R का वैल्यू को लिखे R1, तो K जो है माने एक्स एक्सिस कॉलम में जो K का वैल्यू है यानी कपल का मोमेंट है उसको हम K1 अगर बोले तो वो होगा P1 इंटू R1, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग में, एक्स एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ R1 लग रहा है।
और यहाँ पर दो फोर्स और कौन है, R2 और R3 है, वो लग रहा है y एक्सिस और z एक्सिस के लॉन्ग में। तो आपको तो हम इस बात को बहुत बार बता रहे हैं कि कोई फोर्स अगर है, मान लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, उसका अगर हम परपेंडिकुलर यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट पूछें तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम वो अगर फोर्स को लें, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल है 90। तो फोर्स अगर हम मान लो F ले लेते हैं तो ये हो जाएगा F cos 90 मतलब 0। अगर एंगल को हम थीटा कर दें, यानी ये फोर्स है और ये दूसरा डायरेक्शन ले और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलोंग में ये हो जाएगा P cos थीटा। लेकिन थीटा अगर 90 कर दें हम तो P F cos थीटा, तो F cos 90 तो 0 हो जाएगा। यानी y एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स है और z एक्सिस के अलोंग में जो फोर्स है, यानी R2 और R3, उसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग में 0 होगा। यानी x एक्सिस के अलोंग में सिर्फ फोर्स जो होगा एक होगा, वो होगा R1, यानी कैपिटल X जो होगा वो होगा R1। यानी कैपिटल X बराबर जो हम लोग लिखते थे ना, R1 प्लस R2 प्लस X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 ऐसे करके, तो ये हो जाएगा सिर्फ R1 प्लस 0। आई होप आई मेक इट क्लियर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्लास के लिए बोल रहे हैं कि इसमें हम नल लाइंस पढ़ाएंगे, नल लाइंस NULL, नल लाइंस एंड नल प्लेन्स। उसका थ्योरी पार्ट को हम लिख के भेजेंगे और क्वेश्चन को ऐसी फोटो खींच के भेज देंगे जो इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग हियर।